दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। अक्षत अपनी पढ़ाई पूरी करने दिल्ली आया था, जहां वो अपने एक दोस्त विराट के घर किराए पर कमरा लेकर रहने लगा था। दोनों दोस्त एक ही कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, जिसके बाद एक सुबह जब अक्षत कॉलेज जाने के लिए घर से निकलता है, तब उसकी टक्कर रागिनी नाम की एक औरत से हो जाती है, जो उससे टकराते ही बोलती है, अरे अरे आराम से, माना मेरा हुस्न दिलकश है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसको छलनी कर दोगे। सॉरी आंटी, क्या बोला आपने? कुछ नहीं बोला, और हाँ, मुझे आंटी मत बोलो, मेरा नाम रागिनी है। ओह रागिनी जी, आई एक्सट्रीमली सॉरी। मैंने आपको देखा नहीं, इसलिए आपसे टकरा गया। वैसे देखा तो मैंने भी नहीं है तुम्हें इस मोहल्ले में, नए आए हो क्या? हाँ आंटी, आई मीन रागिनी जी, मैं 2 दिन पहले ही आया हूँ। विराट है ना, उसका दोस्त प्लस किराएदार हूँ। अच्छा जी, अभी के लिए चलती हूँ, बाद में मिलेंगे, बाय। इतना बोलकर रागिनी वहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी वहाँ विराट आ जाता है। दोनों दोस्त एक साथ कॉलेज पहुँचते हैं, जहाँ अक्षत अपनी क्लास लेने के लिए चला जाता है, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई में ना होकर रागिनी में होता है। अपने सवालों की कश्मकश में अक्षत शाम को घर पहुँचता है, जहाँ वो अपने कमरे में कपड़े बदल रहा होता है। तभी उसकी नजर सामने वाले घर की खिड़की पर पड़ती है, जहाँ उसे रागिनी दिखती है, जो कि एक हॉट सी नाइटी पहने अपनी खिड़की से अक्षत को देख रही थी। उसकी निगाहों से अक्षत पर प्यार का सावन बरस रहा था। तभी अक्षत अपनी खिड़की को बंद करते हुए बोलता है, ये क्या हो रहा है मुझे? मैं इस आंटी की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहा हूँ? अक्षत, ये गलत है। अक्षत खुद को समझा रहा होता है। तभी उसके कमरे में विराट आता है और बंद खिड़की को खोलकर उससे बोलता है, क्या यार अक्षत, बाहर इतना अच्छा माहौल बना हुआ है और तू खिड़की बंद करके बैठा है? क्या यार, क्यों खोली है खिड़की? वो सामने वाली आंटी घूरती रहती हैं। भाई तू पागल है, पूरा मोहल्ला उससे घूरता है और वो तुझे घूर रही है, तू समझ ना उसका इशारा। तो घूरे मोहल्ला और मुझे कुछ नहीं समझना। भाई मैं तो कब से ट्राई कर रहा हूँ, आंटी मुझे थोड़ा सेवा का मौका दे, पर नहीं। छी, तेरे टेस्ट को क्या हो गया? आंटी पसंद आ रही है क्या तुझे? भाई तुझे क्या पता पुराने माल में कितना नशा होता है, और इस रागिनी आंटी के रंग में तो हर कोई रंगना चाहता है। भाई तुझे भाव दे रही है, मैं तो कहता हूँ जाके उठा ले मौके का फायदा। तू पागल है, अच्छे से जानता है कि मैं श्रेया से प्यार करता हूँ। उसको मुंबई छोड़ मैं बस यहाँ अपनी पढ़ाई पूरी करने आया हूँ, तो इसके पीछे मैं उसको चीट करूँ? इतना घिनौना नहीं हूँ मैं। इतना बोलकर अक्षत दोबारा से खिड़की को बंद करके सोने चला जाता है। अगली सुबह जब वो कॉलेज के लिए अपनी बाइक निकालता है, तब उसके सामने रागिनी आकर बोलती है, हे अक्षत, कॉलेज जा रहे हो? हाँ आंटी। ओह सॉरी रागिनी जी, क्या आपको मुझसे कोई काम था? हाँ, वो क्या है ना, मैं काफी देर से टैक्सी का वेट कर रही हूँ, पर मिल ही नहीं रही। तो क्या तुम मुझे अपने कॉलेज के रास्ते में आने वाली मार्केट तक छोड़ सकते हो? यार अब क्या करूं, सामने से मदद मांग रही है। कोई नहीं अक्षत, कर दे मदद। ठीक है रागिनी जी, बैठ जाइए। रागिनी अक्षत के पीछे चिपक कर बैठ जाती है, जिसके बाद अक्षत तेजी से बाइक भगाता हुआ मार्केट पहुंचता है। तब रागिनी बाइक से उतरकर उसे बोलती है, शुक्रिया अक्षत, वैसे आज शाम मेरे घर पर एक छोटा सा जश्न है, क्या तुम आओगे? मैं? नहीं, मुझे ना काम है। प्लीज ना अक्षत, आ जाना, क्योंकि तुम आओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। रागिनी के इतने प्यार से बोलने पर अक्षत उसे मना नहीं कर पाया। वो कॉलेज खत्म होने के बाद शाम को तैयार होकर रागिनी के घर पहुंचता है, तो देखता है कि पूरा घर लाल गुलाब के फूलों से सजा है, लेकिन वहाँ उसके अलावा और कोई नहीं होता। वो इधर उधर देखता है, तभी सामने से रागिनी रेड साड़ी पहनकर उसके सामने आती है और उसके पास आकर बोलती है, अरे तुम आ गए, देखो आज मेरा जन्मदिन है और तुम्हारे सिवा कोई नहीं आया। पर ऐसा क्यों? बाकी के लोग क्यों नहीं आए? वो क्या है ना, मुझे इस मोहल्ले के लोग अच्छा नहीं समझते। अब बताओ, पति के मरने के बाद सब चाहते हैं कि मैं एक बेचारी औरत बन के रहूं,
लेकिन मैं खुद को खुश रखने के लिए सजती संवरती हूँ तो किसी को पसंद ही नहीं आता। पर ये तो गलत बात है, आपकी जिंदगी है, आप जैसे मर्जी जिए, लोगों को इससे क्या दिक्कत होती है, ये उनकी प्रॉब्लम है। आज कितने समय बाद कोई मेरे लिए बोला है, जब भी तो तुम मुझे पसंद हो। इतना बोलकर रागिनी अक्षत के बेहद करीब आ जाती है और अक्षत भी खुद को रोक नहीं पाता। दोनों एक दूसरे में गुम होते हुए एक दूसरे को किसिस करने लगते हैं और आखिरकार अक्षत एक आंटी के प्यार में पड़ जाता है। उस दिन के बाद से दोनों अक्सर साथ में समय बिताने लगते हैं। एक दिन उसकी ये हरकत विराट देखता है और बोलता है, और भाई तू तो कहता था कि उस आंटी के पास कभी नहीं जाएगा, और अब तो तू उसी के साथ घूमता फिरता है। वो भाई तेरी बात ना मेरे दिमाग में बैठ गई थी कि पुराने माल में नशा भयंकर होता है, और सच कहूँ तो बहुत भयंकर है। भाई 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 तेरे तो मजे हैं, अब श्रेया का क्या होगा? भाई ये आंटी परमानेंट थोड़ी है, और श्रेया वैसे भी मुंबई में है, तो दोनों को अलग अलग चला लूंगा। वाह भाई, दिल्ली का रंग चढ़ ही गया तुझ पर। दिल्ली का भी और रागिनी का भी। अच्छा भाई मैं चलता हूँ, वो आज रात मेरे कमरे में रागिनी आएगी, इसीलिए ध्यान रखियो कि कोई और कमरे में ना आए। इतना बोलकर अक्षत वहाँ से चला जाता है और अपने कमरे को डेकोरेट करने लगता है। शाम होने पर रागिनी छुपते छुपाते उसके कमरे में आकर बोलती है, तुम भी ना अक्षत, तुम मेरे घर आ जाते ना, यहाँ कैसे कैसे छुप कर आना पड़ा है मुझे। कोई नहीं जान, वो कहते हैं ना, छुप छुप के मिलने में अलग मजा है। रागिनी और अक्षत एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और गले मिलते हैं। इतने में अचानक से दरवाजा खुलता है और वहाँ श्रेया हाथों में फूल का गुलदस्ता लिए बोलती है, सरप्राइज अक्षत। श्रेया अपनी आंखों के सामने अक्षत को रागिनी की बाहों में देखकर हैरान हो जाती है। उसके हाथों से फूलों का गुलदस्ता नीचे गिर जाता है, जिसके बाद वो बोलती है, इतनी दूर मुंबई से तुम्हें सरप्राइज देने आई थी, लेकिन यहाँ तो मैं ही सरप्राइज हो गई। बहुत खूब अक्षत, मेरे विश्वास का बहुत अच्छा फायदा उठाया तुमने। शुक्र है वक्त रहते पता लग गया, कहीं शादी हो जाती तो मेरे पास मरने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचता। नहीं बेबी, मेरी बात समझो, इस औरत ने मुझे फंसाया है, मैं नहीं करता इससे प्यार, इसने जादू टोने से मुझे अपने बस में किया हुआ है। और शट अप अक्षत, रागिनी के हुस्न को किसी जादू टोने की जरूरत नहीं है, और तुम भी इसी हुस्न की चाहत में आज मेरे साथ इस कमरे में मौजूद हो। सही है, तुमको ये तुम्हारी आंटी मुबारक। मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए, और मुझे रोकने की कोशिश मत करना, वरना मैं भूल जाऊंगी कि मैंने कभी तुमसे प्यार किया था। श्रेया नहीं, प्लीज मत जाओ, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। अक्षत की एक गलती ने उसे उसके सच्चे प्यार से दूर कर दिया, और जिस आंटी के पीछे उसने श्रेया को धोखा दिया, वो भी उसे छोड़कर नए शिकार की तलाश में निकल जाती है। पूजा हाल फिलहाल में अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी करके अपनी मौसी सुषमा के घर छुट्टियां बिताने गई थी। पूजा की मौसी का एक ही बेटा था, जिसका नाम अमन था। पूजा और अमन, जो कि साथ ही पले बड़े थे, दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। पूजा अपनी मौसी से मिलती है और फिर उनसे बोलती है, मासी जी नमस्ते, कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ, तू बता, तू ठीक है? और घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है। और वो अमन कहाँ गया? दिखाई नहीं दे रहा। अरे और कहाँ होगा, अपने कमरे में ही है, जाके मिल ले। अच्छा मासी, अभी जाती हूँ। पूजा चुपके से अमन के कमरे में जाती है और पीछे से अपने हाथ से अमन की आंखों को बंद कर देती है, जिसके बाद अमन अपने हाथों से उसके हाथों को छूता है और फिर कहता है, मोटी आ गई तू, बड़ी देर लगा दी। हाँ मोटे, आ गई। क्या कर रहे हैं यहाँ अकेला अकेला? कुछ नहीं यार, बस बोर हो रहा हूँ। अब तू आ गई है तो चल हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं, मजा आएगा। हाँ, मन तो मेरा भी है घूमने का, लेकिन मैं अभी आई हूँ तो थोड़ा खा पी लूँ, उसके बाद हम दोनों घूमने चलेंगे। चलना यार, नाटक मत कर, बाहर से खा लेंगे हम दोनों। अच्छा ठीक है यार, चलते हैं। पूजा और अमन दोनों बाहर जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर पार्क में घूमते हैं। फिर एक जगह पर बैठकर दोनों बातें करते हैं। उसके बाद पूजा के फोन पर उसके स्कूल के दोस्त विशाल का फोन आता है। पूजा फोन उठाती है और उससे बोलती है, हाँ विशाल, बोलो कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, तू बता कब आ रही है? यार मैं तो यहाँ 1 महीने के लिए आई थी। तू भूल गई क्या? 1 हफ्ते बाद मेरा जन्मदिन है।
और जब तक तू नहीं आएगी मैं केक नहीं काटूंगा। ऐसे मत बोल पागल, मैं आ जाऊंगी। हाँ ये हुई ना बात, टाइम से आ जाइयो, एड्रेस अभी भेज देता हूँ तेरे को। पूजा विशाल से बात कर ही रही होती है, जिसे देखकर अमन को बहुत गुस्सा आता है और जब उसे बर्दाश्त नहीं होता तो वो उसके हाथ से फोन छीनकर फोन काट देता है और कहता है, क्या है, जब से देख रहा हूँ पटर पटर करी जा रही है उसके साथ। जब उससे ही बात करनी है तो मेरे साथ नहीं आना था ना। अरे यार, स्कूल का फ्रेंड था, उसका जन्मदिन है, बोल रहा है तू नहीं आएगी तो केक नहीं काटूंगा। हाँ तो ना काटे। पागल, ऐसे नहीं बोलते। मुझे मत सिखा। और तू उसकी गर्लफ्रेंड है क्या जो तू जाएगी तभी वो केक काटेगा? तुझे क्यों जलन हो रही है? होगी ही, क्योंकि मैं। क्योंकि क्या? कुछ नहीं यार, घर चल अब। तुझे क्या दिक्कत हो रही है? मैं नहीं जा रही, समझा? देख मेरा दिमाग खराब मत कर, समझी? चुपचाप चल अब। इतना बोलकर अमन उसको अपने साथ घर ले जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और पूजा विशाल से जब भी फोन पर बातें किया करती तो अमन को बहुत बुरा लगता। वो उसको किसी भी लड़के से बात करने के लिए मना किया करता था। ऐसे ही विशाल के जन्मदिन वाले दिन पूजा अपनी मौसी से बोलती है, मासी, मुझे ना अपने दोस्त के जन्मदिन में जाना है। हाँ हाँ चली जा फिर, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? मम्मी मैं भी जाऊंगा इसके साथ, और अगर ये नहीं लेकर गई ना तो मौसी को फोन करके बता दूंगा। अरे नहीं अमन, प्लीज ऐसा मत करियो, तू मेरे साथ चलेगा तो चल लेना। हाँ हाँ वो तो चलूंगा ही। तुम दोनों का ये लड़ना झगड़ना नहीं गया अब तक। अब क्या करूं मम्मी, ये मोटी है ही ऐसी। ओए, मतलब क्या है तेरा? अरे कुछ भी नहीं। थोड़ी देर के बाद पूजा तैयार हो जाती है और दोनों विशाल के जन्मदिन पर चले जाते हैं, जहां विशाल पूजा के साथ डांस करता है और उसके साथ केक कट करता है। इस तरह विशाल और पूजा की नजदीकियां अमन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तो वो पूजा को साइड में ले जाकर उससे कहता है, ये सब क्या है? मतलब? मैं तुझे किसी और के साथ नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकते? बस नहीं देख सकता। आज तो तुम्हें बताना ही होगा कि आखिर बात क्या है। प्लीज कह दो जो मैं कब से सुनना चाहती हूँ। क्योंकि आई लव यू पागल, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। मुझे नहीं पता कब तुझसे लड़ते झगड़ते मुझे प्यार हो गया। तू मेरे लिए इतनी खास हो गई। तुझे पता भी है इस प्यार को लोग क्या नाम देंगे? मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि लोग इस प्यार को क्या नाम देंगे। फर्क इससे पड़ता है कि तुम इस प्यार को क्या नाम दोगी। अमन, प्यार तो मैं भी करती हूँ तुमसे, मगर समाज और घर वाले कभी नहीं मानेंगे। यार जब प्यार करते हैं ना तो उसको निभाने की भी रखो, वरना मत करो और तुम मेरा साथ दे दो बस, बाकी सब मैं कर लूंगा। ठीक है अमन, मैं तुम्हारा साथ दूंगी हमेशा, मैं वादा करती हूँ। ऐसे ही समय बीतता जाता है और अमन पूजा दोनों एक दूसरे के साथ घूमते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। ऐसे ही एक दिन अमन पूजा को एक कमरे में हक कर रहा होता है और उससे कहता है, पूजा ये जो फीलिंग्स होती है ना वो किसी के लिए भी कहीं भी आ जाती हैं, जो कि मुझे तेरे लिए और तुझे मेरे लिए आ गई। हाँ अमन, बस डर लगता है कि जब घर में मालूम पड़ेगा तो क्या होगा। अंजाम का तो मैंने भी नहीं सोचा, मगर अंजाम जो भी होगा हम दोनों एक दूसरे से कभी प्यार करना नहीं छोड़ेंगे। हाँ अमन, चाहे कुछ भी हो, मैं तुमसे प्यार करना कभी नहीं छोड़ूंगी। तभी वहाँ सुषमा आ जाती है, जो उन्हें ऐसे देखकर हैरान रह जाती है और उन दोनों को दूर करते हुए दोनों को ही जोरदार थप्पड़ लगाकर उनसे कहती है, तुम दोनों बेशरम हो गए हो क्या? भूल गए तुम दोनों भाई बहन हो जो इस रिश्ते को शर्मसार कर रहे हो। भाई बहन का रिश्ता कितना पवित्र होता है, तुम्हें पता नहीं है क्या? माँ मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। अरे छी छी, ये बात अपने मुंह से निकाल भी कैसे रहा है तू? ये तेरी बहन है। मासी आप तो समझो हमारे प्यार को। क्या समझूं? तुम दोनों की इस बेशर्मी में मैं तुम्हारा बिल्कुल भी साथ नहीं दूंगी, और ये सब ना ज्यादा समय तक नहीं चलेगा, समझे? मैं अभी दीदी को फोन करके बुलाती हूँ। जब उन्हें तुम्हारी इन काली करतूतों के बारे में पता लगेगा ना तो उनका सर शर्म से झुक जाएगा। सुषमा अपनी बहन कुसुम को फोन करती है और उसको अपने घर पर बुला लेती है। थोड़ी ही देर के बाद कुसुम वहाँ पहुँचती है तो सुषमा उसे सारी बातें अच्छे से बताती है, जिसके बाद कुसुम गुस्से में लाल होकर अपनी बेटी पूजा को जोरदार थप्पड़ मारते हुए उससे कहती है, अरे यही करने आई थी क्या यहाँ पे? कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इसने। मम्मी, हमने ऐसा भी क्या कर दिया जो आप लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं? अरे इतना सब करने के बाद भी तेरी जुबान कैंची की तरह चल रही है। दीदी मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। अरे करना क्या है, मैं अब इसकी शादी करवा दूंगी।
जब ससुराल में जाएगी तो सारा प्यार का भूत निकल जाएगा इसका। माँ, आप जो करना चाहती हो कर लो, मगर प्यार तो मैं अमन से ही करूँगी। हाँ मौसी, चाहे कुछ भी हो, प्यार तो मैं भी पूजा से ही करता रहूंगा। ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? अरे क्या कहें अभिनय, आखिर क्या नाम देंगे इनके प्यार को। अरे जब मन में ये बात आई थी तभी इनको अपने प्यार को अंदर ही मार देना चाहिए था। अरे दीदी, अगर इनके अंदर कोई लाज शर्म होती तो ये नौबत ही नहीं आती। आगे जाके अपने बच्चों को भी यही सीख देंगे। अगर भूल से भी किसी रिश्तेदार को पता चल गया कि सुषमा और कुसुम के बच्चे ऐसे हैं तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। कुसुम अपनी बेटी को खींचकर वहाँ से ले जाती है और उसकी शादी के लिए रिश्ते देखने लगती है और हमेशा के लिए उन दोनों का मिलना बंद करवा देती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। पूजा के घर वाले सब कुछ अच्छे से देखकर कुछ ही महीनों के बाद उसकी शादी सौरभ नाम के लड़के से करवा देते हैं और अमन जीवन भर पूजा की यादों में शादी नहीं करता, साथ ही हमेशा उसी से प्यार करता है। वहीं दूसरी तरफ पूजा भले ही शादी करके आगे बढ़ गई थी, लेकिन उसके मन में सिर्फ और सिर्फ अमन के लिए ही प्यार था। विक्रम एक सिख परिवार से था और बचपन से ही उसका एक ही सपना था, इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना, जिसको पूरा करने के लिए वो काफी ज्यादा कड़ी मेहनत करता है। आखिरकार उसका सपना पूरा हो ही जाता है और उसकी भर्ती जम्मू कश्मीर के राइफल में होती है, जहां उसके साथ रूम में संजय और अजय नाम के सोल्जर्स होते हैं। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। विक्रम सभी के साथ काफी अच्छे से घुल मिल जाता है। ऐसे ही एक दिन सभी सोल्जर्स की चिट्ठियां आती हैं। सभी अपनी अपनी चिट्ठियां पढ़ रहे होते हैं, तो वहीं विक्रम भी अपनी गर्लफ्रेंड डिम्पल की चिट्ठी को पढ़ते हुए हंसने लगता है। तभी संजय नाम का एक सोल्जर उसके पास आकर उससे बोलता है, क्या बात है विक्रम, आज तू बहुत खुश है। हाँ, आज डिम्पल की चिट्ठी आई है। क्या बात है, अच्छा ऐसा क्या लिखा है भाभी ने जो तू इतना खुश हो रहा है। इस चिट्ठी के जरिए वो मुझसे बोल रही है, रांझा कल की डेट मत भूलना। वो मुझे कल की तारीख याद दिला रही है जिसे मैं कभी भूल भी नहीं सकता, और शिकायत भी कर रही है कि मैं भी उसे टाइम टाइम पर चिट्ठियां भेजूं, साथ ही यहाँ पर अपना ख्याल भी रखूं। वाह क्या बात है। अच्छा वैसे कल की डेट को ऐसा क्या था जो भाभी तुझे कल की डेट याद दिला रही है। कल की तारीख बहुत खास है जिसे हम दोनों कभी भी नहीं भूल सकते। कल के ही दिन तेरी भाभी ने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया था। संजय के पूछने पर विक्रम उसे अपने और डिम्पल के बारे में बताते हुए बोलता है कि 29 अक्टूबर वही डेट है जब विक्रम ने पहली बार कॉलेज की छत पर जाकर सभी के सामने चिल्ला चिल्ला कर डिम्पल को प्रपोज किया था, और डिम्पल को ना चाहते हुए भी उस दिन कॉलेज की छत पर आकर उससे बात करनी पड़ी थी, जहाँ डिम्पल गुस्से में उसका हाथ पकड़कर उससे बोलती है, स्टूडेंट हो या रांझा जो मेरे पीछे पड़े हो? सही बोला, मैं स्टूडेंट नहीं रांझा हूँ, बस तुम्हारा। अरे कौन सी मूवी देखकर आए हो जो यहाँ आकर नाटक कर रहे हो? मुझे भी नाम बता दो, मैं भी थोड़ी एक्टिंग कर लूंगी उसकी हीरोइन की तरह। सोच लो, बता दिया तो रांझा की हीर बनना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप ना ये रांझा बनने का सपना छोड़ दो अपना। और हाँ, मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है, नीचे आ जाओ, मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। डिम्पल, मेरे तो बस 2 ही सपने हैं, एक सोल्जर बनने का, दूसरा तुम्हारा रांझा बनने का। उसकी बातें सुनकर डिम्पल इम्प्रेस हो जाती है, पर थोड़ा भाव खाती है और उसको इग्नोर करके नीचे चली जाती है। विक्रम भी उसके पीछे पीछे जाता है। विक्रम को अपना पीछा करते देखकर डिम्पल उससे बोलती है, मैंने बोला था ना मेरा पीछा मत करना, फिर क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? एक मिनट, तुमने पीछा करने से मना किया था, नीचे आने से नहीं। अगर तुम चाहती हो कि मैं फिर से ऊपर रहूं, तो ठीक है, मैं ऊपर ही चला जाता हूं। अरे तुम चाहते क्या हो? तुम्हें, जब तुम भी मुझे पसंद करती हो तो हाँ क्यों नहीं बोल देती। तभी कॉलेज के सभी लोग उन दोनों के पास आकर उन दोनों से सवाल करने लगते हैं। डिम्पल बिना विक्रम के किसी भी बातों का जवाब दिए वहाँ खड़े सभी लोगों से झूठ बोलकर निकलने की कोशिश करती है, पर उसका हाथ पकड़कर गाते हुए विक्रम बोलता है, और अब भी खेले है खेले, रोज लगावे मेले, कहंदा कुछ न बदला, झूठ बोले हर वेले।
चुप माही चुप है रांझा, बोले कैसे वे ना जा, बोले कैसे वे ना जा, जा जा। आज जवाब दिए बिना मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। विक्रम आज उसका जवाब सुने बिना उसको जाने नहीं देता, इसीलिए डिम्पल शर्माते हुए उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद दोनों एक साथ ही रहते हैं। ऐसे ही एक दिन दोनों अपने कॉलेज के बाहर खड़े होकर भुट्टा खाते हुए बातें कर रहे होते हैं। बातों ही बातों में डिम्पल उससे उसके सपनों के बारे में पूछती है, तो विक्रम उससे बोलता है, मेरा एक ही सपना है डिम्पल, इंडियन आर्मी, और दूसरा तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताने का। सच? पर तुमने कभी मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? तुमने कभी पूछा ही नहीं। अच्छा, सब पूछूंगी तभी बताओगे? हाँ, सब नहीं पर कुछ कुछ। अच्छा तो बताओ, मुझसे शादी करोगे? ये मेरा वादा है, बीवी तो सिर्फ मेरी तुम ही बनोगी, और जो तुम नहीं मिली तो ये विक्रम अकेले सारी उम्र जिएगा। दोनों अपने कॉलेज के बाहर खड़े होकर बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी डिम्पल के पिता सुखदेव उन दोनों को एक साथ देख लेते हैं। शाम को डिम्पल जब घर जाती है तो उसके पिता उससे बोलते हैं, कल से तुम्हारा पढ़ना लिखना कॉलेज जाना सब बंद। अब तुम्हारी शादी होगी उसी लड़के से जिसे मैं चाहूँगा। पर क्यों पापा? मेरी गलती क्या है? ये तुम्हारी गलती है कि तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। मैंने आज खुद तुम्हें एक आवारा लड़के के साथ देखा है। पापा, आप जिसे आवारा बोल रहे हैं ना, उसका नाम विक्रम है और वो बहुत जल्द इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लेगा। इसीलिए आप उसे आवारा बोलना बंद करो, और मैं शादी करूंगी तो सिर्फ विक्रम से, वरना किसी से नहीं। मेरी जिस बेटी का मेरे सामने मुंह नहीं खुलता था, आज वो मुझसे आंखें मिलाकर मुझे जवाब दे रही है। हाँ पापा, क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं की। विक्रम एक बहुत अच्छा लड़का है और मुझे पूरा भरोसा है, जब आप उससे मिलेंगे ना तो आपकी भी सोच बदल जाएगी। इतना बोलकर डिम्पल अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। कुछ देर सोचने के बाद सुखदेव डिम्पल के लिए विक्रम को अपने घर पर बुला लेता है और उससे बात करता है। विक्रम से मिलने के बाद सुखदेव को डिम्पल की पसंद पर नाज होता है और कुछ ही दिनों में सुखदेव विक्रम के घर जाकर दोनों का रिश्ता पक्का कर देता है। बहुत ही जल्दी उन दोनों का रोका भी हो जाता है, पर रोका होने के अगले ही दिन विक्रम के घर उसकी ट्रेनिंग का लेटर आ जाता है, जिस वजह से उनकी शादी की डेट फिक्स नहीं हो पाती और विक्रम को अपनी ट्रेनिंग के लिए निकलना पड़ता है। बस यही थी हमारी लव स्टोरी। अब तो बस देश के लिए काम करना है और इस जंग को जीतने के बाद घर जाकर अपनी डिम्पल को हमेशा के लिए अपना बनाना है। ओए काके, तेरे सारे सपने पूरे होंगे। देखना तू, बहुत जल्द हम इस जंग को जीतकर अपना तिरंगा लहराएंगे। उसके बाद नाचते गाते अपने घर भी जाएंगे और तेरा ये दोस्त आएगा भी तेरी शादी में। दोनों दोस्त अपने दिल की बातें एक दूसरे से शेयर करके अपनी जंग की तैयारियों में लग जाते हैं और बहुत ही जल्द जंग छिड़ जाती है। इस जंग में काफी सारे फौजी देश के लिए शहीद हो जाते हैं। विक्रम अपनी टीम के साथ आगे बढ़ता है कि तभी संजय को गोली लग जाती है, जिसमें संजय काफी बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। संजय को जख्मी हालत में देखकर विक्रम उसे बचाने के लिए उसके पास जाता है और संजय विक्रम से कहता है, भाई, अपने इस दोस्त को तू माफ करना। मैं तेरी शादी में नहीं आ पाऊंगा और ना ही अपने घर जा पाऊंगा, पर तू घर जाना मेरे दोस्त, और भाभी को मेरे बारे में जरूर बताना। भारत माता की जय। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम चिंता मत करो, हम सब इस जंग को जीतकर अपने घर जाएंगे। इतना बोलकर संजय अपनी आखिरी सांसें लेता है और फिर सबको अलविदा बोल देता है, जिसके बाद विक्रम हिम्मत करके कुछ बारूद लेकर आगे बढ़ता है और सारे दुश्मनों को मार गिराता है। पर इसी बीच एक दुश्मन पीठ के पीछे से विक्रम पर वार करता है, लेकिन विक्रम अपनी आखिरी सांस तक अपने दुश्मनों से लड़ता है और उस आखिरी दुश्मन को मारकर दुनिया को अलविदा कर देता है। उसकी मौत की खबर सुनकर डिम्पल पूरी तरह से टूट जाती है और विक्रम के साथ बिताए हुए अपने हसीन पलों को याद करके अपनी पूरी जिंदगी बिना किसी और से शादी किए अकेले ही बिता देती है। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।